नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे कानूनों की गहराई में जा रहे हैं जो अक्सर शायद उतनी चर्चा में नहीं रहते। हाँ, लेकिन ये राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर दो तरह के मामलों पर फोकस करते हैं। एक तो राज्यबंदी या युद्धबंदियों से जुड़े अपराध। और दूसरा, दूसरा है हमारी अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना मतलब आर्म्ड फोर्सेस, उनके भीतर अनुशासन तोड़ने से जुड़े अपराध। सही कहा। ये स्रोत, खासकर जो दस्तावेज का चैप्टर 8 है, हमें दिखाते हैं कि कानून इन मामलों को कितनी गंभीरता से लेता है। हाँ, और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अलग-अलग स्थितियों में, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी किसी बंदी को भागने दे या कोई सेना में विद्रोह भड़काने की कोशिश करे, तो कानून क्या कहता है, सजा क्या है और शायद क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इन कानूनी धाराओं में क्या छिपा है। ठीक है, तो सबसे पहले वो बंदी वाले मामले उठाते हैं। धारा 156 से शुरू करते हैं। धारा 156, ये किसके बारे में है? ये उस सरकारी कर्मचारी के बारे में है जिसकी कस्टडी में, मतलब अभिरक्षा में, कोई राज्यबंदी है या फिर युद्धबंदी। राज्यबंदी और युद्धबंदी, हम्म इनमें क्या फर्क है? मतलब थोड़ा साफ करें। हाँ, देखिए, राज्यबंदी वो है जिसे राज्य की सुरक्षा वगैरह के कारणों से हिरासत में लिया गया हो, और युद्धबंदी मतलब जैसे युद्ध के दौरान दुश्मन सेना का कोई पकड़ा गया सदस्य। अच्छा, समझ गई। तो अगर ऐसा कोई बंदी सरकारी कर्मचारी की कस्टडी में है और वो कर्मचारी उसे जानबूझकर मतलब इरादे से भागने देता है, हाँ, जानबूझकर, इंटेंशनली। अगर ऐसा होता है हाँ, तो ये बहुत ही गंभीर अपराध माना गया है। बाप रे। कितना गंभीर? सजा क्या है? सजा बहुत सख्त है। ऐसे कर्मचारी को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आजीवन कारावास? हाँ, या फिर 10 साल तक की कैद और साथ में जुर्माना भी। बाप रे। आजीवन कारावास तक। इससे तो लगता है कि राज्य अपनी हिरासत में रखे बंदियों को, खासकर इस तरह के बंदियों को, कितना महत्वपूर्ण मानता है। बिल्कुल। और खासकर तब जब कोई सरकारी अफसर जानबूझकर अपनी ड्यूटी तोड़े। ये तो बहुत ही कठोर सजा है। लेकिन क्या हमेशा इरादा ही होता है? मान लीजिए किसी कर्मचारी से चूक हो जाए, मतलब उसकी लापरवाही से बंदी भाग जाए, जानबूझकर नहीं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और यहीं पर आती है धारा 157। अच्छा, वो इसी के लिए है। हाँ, ये धारा ठीक इसी स्थिति को देखती है, जब सरकारी कर्मचारी बंदी को भागने तो देता है, पर जानबूझकर नहीं, बल्कि अपनी लापरवाही, नेग्लिजेंस के कारण। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए उसने ताला ठीक से नहीं लगाया या सुरक्षा में कोई जरूरी सावधानी नहीं बरती, उसकी तरफ से उपेक्षा हुई। तो क्या इसमें भी उतनी ही सजा है, आजीवन कारावास वाली? नहीं नहीं, यही कानून एक बहुत बड़ा फर्क करता है। क्या फर्क है? लापरवाही के मामले में सजा काफी कम है। 3 साल तक की साधारण कैद और जुर्माना। 3 साल? और वो भी साधारण कैद? कहाँ आजीवन कारावास और कहाँ ये 3 साल? हाँ, जरा सोचिए कितना बड़ा अंतर है। तो मतलब कानून की नजर में नियत, वो इरादा, सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। जानबूझकर सिस्टम को धोखा देना और अनजाने में हुई गलती, इसमें जमीन आसमान का फर्क माना गया है। हाँ, ये मेंस रिया वाली बात है शायद, दोषपूर्ण इरादा। हाँ, कह सकते हैं। इंटेंशन को बहुत वजन दिया गया है। जानबूझकर राज्य की जिम्मेदारी से खेलना कहीं ज्यादा गंभीर है। लेकिन हाँ, लापरवाही भी माफ नहीं है, वो भी दंडनीय है। क्यों? अगर जानबूझकर नहीं किया तो? क्योंकि सरकारी कर्मचारी से, खासकर ऐसे मामलों में, एक ऊंचे दर्जे की सावधानी की उम्मीद की जाती है। लापरवाही भी एक तरह की ड्यूटी में चूक ही है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तो हुई सरकारी कर्मचारी की बात। अगर कोई आम नागरिक, मतलब कोई बाहर का आदमी, किसी बंदी को भागने में मदद करे तो? उसका भी इंतजाम है कानून में। वो आता है धारा 158 के तहत। धारा 158, इसमें क्या क्या आता है? इसमें वो सारी स्थितियां हैं जहां कोई भी व्यक्ति, सरकारी हो या ना हो, किसी राज्यबंदी या युद्धबंदी की मदद करता है भागने में। जैसे उसे जानबूझकर भागने में मदद करना, या उसे छुड़ाना या छुड़ाने की कोशिश भी करना। और अगर बंदी भाग चुका हो, उसके बाद मदद करने पर? हाँ, वो भी शामिल है। अगर बंदी भाग गया है तो उसे जानबूझकर शरण देना, छिपाना, या फिर जब अधिकारी उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो उस कोशिश में रुकावट डालना या रुकावट डालने की कोशिश करना भी, ये सब इसी धारा में अपराध हैं। अच्छा। और इन सब कामों के लिए सजा क्या है? क्या वो लापरवाही वाली 3 साल जैसी है, या फिर वो जानबूझकर भगाने वाली आजीवन कारावास वाली? यहाँ सजा फिर से बहुत गंभीर है। कितनी?
आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। अरे, ये तो बिल्कुल धारा 156 के बराबर है। मतलब जितना गंभीर सरकारी कर्मचारी का जानबूझकर भगाना है, उतना ही गंभीर किसी आम आदमी का मदद करना। बिल्कुल। कानून की नज़र में बंदी को भागने में किसी भी तरह की एक्टिव मदद करना उतना ही बड़ा अपराध है, चाहे वो जिम्मेदार अफसर करे या कोई और। राज्य इसे अपनी अथॉरिटी पर सीधा चैलेंज मानता है। ये तो काफी सख्त है कि मदद करने वाले पर भी उतनी ही भारी सजा। अच्छा, इस धारा में कोई स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन भी है क्या? हाँ, एक एक्सप्लेनेशन है। वो स्थिति को और साफ करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि मान लीजिए किसी राज्य बंदी या युद्ध बंदी को पैरोल पे छोड़ा गया है, मतलब कुछ शर्तों के साथ भारत में किसी तय इलाके के अंदर रहने की इजाजत मिली है। हाँ, पैरोल तो होती है। तो अगर वो व्यक्ति उन तय सीमाओं को तोड़कर मतलब उनसे बाहर चला जाता है, तो उसे भी कानूनी हिरासत से भागा हुआ ही माना जाएगा। अच्छा, तो पैरोल पर मिली आजादी भी एक तरह की लीगल कस्टडी ही हुई और उसकी शर्तें तोड़ना भी भागना माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये हिरासत की परिभाषा को काफी फैला देता है। मतलब राज्य का कंट्रोल सिर्फ जेल की दीवारों तक नहीं है, शर्तों के साथ बाहर है तो भी एक तरह से हिरासत में ही है। निश्चित रूप से उन शर्तों का पालन करना जरूरी है, वरना आप भागे हुए माने जाएंगे। राज्य अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। तो ये तो हो गया बंदियों और उनकी हिरासत से जुड़ा हिस्सा। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि स्रोत आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बलों से जुड़े अपराधों पर भी बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अध्याय 8 चैप्टर 8 का फोकस उसी पर है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध। ये तो और भी गंभीर मामला लगता है, सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ। हाँ, सीधे सीधे, और सैन्य अनुशासन से भी। तो इसमें किस तरह के अपराध हैं? जैसे धारा 159 क्या कहती है? धारा 159 एक बहुत ही कह सकते हैं सेंसिटिव मुद्दे पर है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, हाँ, भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना कि किसी भी सदस्य को, चाहे वो ऑफिसर हो, सैनिक हो, नौसैनिक हो या एयरमैन, उसे विद्रोह के लिए उकसाता है। विद्रोह के लिए उकसाना मतलब म्यूटिनी के लिए, उन्हें अपनी ड्यूटी या सरकार के खिलाफ भड़काना। हाँ, बिल्कुल। या फिर उसे उसकी निष्ठा मतलब उसकी लॉयल्टी या उसके कर्तव्य, उसकी ड्यूटी से भटकाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये दोनों चीजें, विद्रोह के लिए उकसाना और निष्ठा से भटकाने की कोशिश करना, ये अपराध हैं। हाँ, ये दोनों ही इस धारा 159 के दायरे में आते हैं। और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो सजा, अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये भी गंभीर होगी। हाँ, सजा फिर से बहुत कठोर है। आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना भी। फिर से आजीवन कारावास तक? हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपराध होने के लिए सिर्फ उकसाना या कोशिश करना ही काफी है। मतलब ये जरूरी नहीं कि उस उकसावे से सच में कोई विद्रोह हुआ हो या वो सैनिक अपनी ड्यूटी से भटका हो। सिर्फ कोशिश करना, अटेम्प्ट करना ही अपने आप में पूरा अपराध मान लिया गया है। अच्छा, तो आर्म्ड फोर्सेस की वफादारी और अनुशासन को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि उसमें सेंध लगाने की कोशिश भी इतनी सख्त सजा दिला सकती है। बिल्कुल, ये समझ आता है, क्योंकि सेना का अनुशासन ही तो उसकी रीढ़ है और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार भी। हाँ, तो कानून यहाँ शायद पहले ही रोक देना चाहता है किसी भी गड़बड़ी की शुरुआत को ही। सही कहा, ये एक तरह से निवारक, डेटरेंट एक्शन है। साफ संदेश है कि फोर्सेस की इंटरनल यूनिटी और लॉयल्टी से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। इसीलिए दुष्प्रेरण, एबेटमेंट और प्रयास, अटेम्प्ट जैसे शब्दों पर इतना जोर है। लेकिन एक सवाल है, क्या होता है अगर ये कोशिश कामयाब हो जाए? मान लीजिए किसी ने उकसाया और सच में विद्रोह हो गया, क्या तब भी यही सजा है, आजीवन कारावास या 10 साल? नहीं, यहीं पर आती है धारा 160 और ये पूरी कहानी बदल देती है। धारा 160 ये क्या कहती है? ये उस स्थिति के बारे में है जहां धारा 159 वाला अपराध यानी वो उकसाना या भटकाने की कोशिश कामयाब हो जाती है और उसके नतीजे में सेना, नौसेना या वायुसेना में विद्रोह हो जाता है। मतलब म्यूटिनी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ। ओह, तो ये नतीजे पर आधारित है कि विद्रोह हुआ या नहीं। हाँ, तो अगर विद्रोह हो गया तो फिर सजा क्या है? मुझे डर लग रहा है पूछते हुए। डर सही है आपका। अगर उकसावे की वजह से विद्रोह सच में हो गया तो कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। कितना सख्त? ऐसे व्यक्ति को जिसने वो विद्रोह भड़काया, जिसके कारण वो हुआ, उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी? हाँ, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। लेकिन मृत्युदंड का विकल्प इसमें शामिल है। मौत की सजा? बाप रे,
ये तो दिखाता है कि राज्य अपनी सेनाओं में हुए विद्रोह को किस हद तक मतलब अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। निश्चित रूप से डेथ पेनल्टी का ऑप्शन होना ही अपने आप में इस अपराध की ग्रेविटी बताता है। ये बहुत ही असाधारण सजा है जो गंभीर से गंभीरतम अपराधों के लिए होती है। हाँ। इसका यहाँ होना साफ करता है कि सैन्य विद्रोह को राज्य के खिलाफ सबसे बड़े अपराधों में गिना जाता है। जरा सोचिए, सिर्फ कोशिश करने पर आजीवन कारावास तक। और अगर कोशिश कामयाब हो गई, विद्रोह हो गया, तो सजा मौत तक जा सकती है। नतीजा कितना मायने रखता है ये इससे साफ है। तो ये दोनों धाराएं 159 और 160 मिलकर एक तरह से कोशिश और कामयाबी के बीच सजा का एक बहुत बड़ा स्केल बना देती हैं। हाँ, कोशिश भी बहुत गंभीर है, पर कामयाबी तो मतलब तबाही मानी जाती है, कम से कम कानून की नजर में। और ये शायद दिखाता है कि मिलिट्री डिसिप्लिन और नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखना राज्य के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल, विद्रोह का सफल होना शायद राज्य के लिए सबसे डरावने सपनों में से एक है, और कानून इसे रोकने और सजा देने के लिए पूरी ताकत लगाता दिखता है। तो आज हमने जो ये सारी धाराएं देखी, इनसे मुख्य बातें क्या निकली, अगर हम इसे समेटना चाहें कुछ पॉइंट्स में? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से कुछ मुख्य चीजें हैं जो सामने आती हैं। पहला, वो बंदियों वाला मामला। हाँ। उसमें कानून इरादे और लापरवाही के बीच बहुत साफ और बड़ा फर्क करता है। जानबूझकर भगाना, आजीवन कारावास तक। लापरवाही से भागा, 3 साल तक। ठीक है। दूसरा, किसी राज्यबंदी या युद्धबंदी को भागने में किसी भी तरह से मदद करना, भगाना, छुड़ाना, छिपाना, पकड़ने में रुकावट डालना, ये सब उतना ही गंभीर है जितना सरकारी अफसर का जानबूझकर भगाना। सजा वही, आजीवन कारावास तक। और तीसरा वो पैरोल वाली बात, कि पैरोल की शर्तें तोड़ना भी भागना ही माना जाता है। ये हिरासत की परिभाषा को काफी बड़ा बना देता है। और आर्म्ड फोर्सेस वाले अपराधों के बारे में? वहां हमने देखा चौथा पॉइंट कि सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी सदस्य को विद्रोह के लिए उकसाना या उसकी लॉयल्टी तोड़ने की कोशिश करना ही अपने आप में बहुत गंभीर अपराध है, आजीवन कारावास तक की सजा। और पांचवा और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, कि अगर उस उकसावे के कारण विद्रोह सच में हो गया तो दोषी को मौत की सजा भी दी जा सकती है। ये वाकई बहुत बहुत गंभीर प्रावधान है। हाँ, और ये कानून कुछ बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स को दिखाते हैं। राज्य की सुरक्षा, कस्टडी में रखे लोगों के प्रति अधिकारियों की जिम्मेदारी और आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन और लॉयल्टी बनाए रखने की जरूरत। और सजा की जो कठोरता है, हाँ, वो कठोरता इन्हीं प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है। ये वो एरिया है जहां राज्य कोई समझौता करने को तैयार नहीं लगता।